चुनाव की बात करें तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश हो या दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो, चुनाव निपट गए, परिणाम आ चुके हैं। और उन परिणामों के बाद कहते हैं कि राजनीति चीज ही ऐसी है जहां कभी विराम नहीं लगता। पहले चुनाव की तैयारी, फिर चुनाव, चुनाव के बाद मतदान और मतदान के बाद परिणाम। और अब जब परिणाम आ गए तो फिर परिणामों का क्या रहा, कैसे रहे ये परिणाम, इस पर मंथन हो। और वो मंथन अब शुरू हो गया दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस हो या बीजेपी, मंथन शुरू हो गया। और मंथन जब होता है तो अमृत और विष दोनों निकलते हैं। और ये कौन इस विष को पिएगा, किसे ये विष पीना पड़ेगा और किसके खाते में अमृत आएगा, ये तस्वीर दोनों पार्टियों की देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिणाम दोनों ही जगह असर दिखाएंगे, दोनों ही पार्टियों पर इसका असर होगा। कुछ नवाजे जाएंगे तो कुछ को सजा मिलेगी, ये तो तय। अब बात करते हैं गुजरात चुनाव की। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की बात अगर पहले करें तो कांग्रेस में गुजरात चुनाव में करारी हार का अगर असर होगा तो वो राजस्थान कांग्रेस में होगा, राजस्थान की सरकार पर होगा। और उसके लिए जो प्रभारी थे रघु शर्मा, वो पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर चुके। वो समझ गए कि अब उनके दिन खत्म हुए। लेकिन उन पर कोई आंच आए या उनका कोई विश्लेषण हो, ये नहीं। राजनीति में ये धार्मिक खेल तो है नहीं, वहां विरोधी, पक्षधर, समर्थक, इन सब के बीच भी एक जंग जारी रहती है। तो क्योंकि पावर में नहीं है रघु शर्मा, इसलिए उनके खिलाफ कोई हो या उन्हें निपटाने का खेल हो, वो नहीं। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आने वाले दिन थोड़े असहज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सारा असर एक गुजरात हार का पूरा ठीक रहा उनके विरोधी पायलट के समर्थक हो या उनके विरोधी हो गहलोत के, वो गहलोत के सर फूटना चाहिए। और गहलोत के सिर ये इसलिए भी फूटेगा क्यों? क्योंकि जो हार हुई, उस हार में अगर कुछ चीज मंथन से निकल कर आ रही है तो वो ये निकल कर आ रही है कि वहां अगर सक्रियता दिखाई जाती, वहां जिन लोगों के निर्देशन में ये पूरा काम दिया गया था वो बखूबी वहां जाते तो निश्चित तौर पर परिणाम थोड़े और अच्छे हो सकते थे, इतने बुरे ना होते जो हालात वहां हुए। इसके लिए जो विरोधी हैं, गहलोत के धुर विरोधी, वो इस काम में जुट गए हैं कि पूरी तरीके से उनकी कार सेवा हो जाए। और पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश राष्ट्रीय नेतृत्व को हो रही है कि अगर गहलोत सरकार के मंत्री, उनके विधायक, उनके समर्थक और खुद गहलोत अगर और मेहनत करते तो वहां इस करारी हार से बचा जा सकता था। समझा जा सकता है कि उनके लिए ये चीज आला कमान भी सोच सकता है। इसमें एक और कदम जो आगे बढ़कर हुआ वो है हिमाचल में कांग्रेस की जीत। उस जीत का असर भी राजस्थान से जुड़ा है। वहां सचिन पायलट प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह से दौरे कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपना वहां समय लगाया, उसका असर भी अब यहाँ दिखाई देगा कि पायलट ने जो मेहनत की उसमें सफलता हाथ लग गई, गहलोत ने जो कुछ किया और जो मेहनत की उसमें असफलता हाथ लगी। और दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि राजनीति के मैदान में सिर्फ सफलता के लिए सब अपने सर लेना चाहते हैं, असफलता का कोई मालिक नहीं होता, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लेकिन जैसा अशोक गहलोत कहते हैं, हर गलती सजा मांगती। और ये सजा किसको मिलेगी, ये आने वाले दिनों में और तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस में ये जरूर है कि ये चुनाव परिणाम आने वाले कुछ दिनों में, खासतौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से गुजर जाने के बाद, ये तो माना जा रहा है कि कुछ तो होगा। अब क्या होगा, ये तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन इन परिणामों का असर होगा। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में हिमाचल कांग्रेस को हराकर गुजरात में नरेंद्र मोदी एक छत्र नेता होना, ब्रांड मोदी की इमेज
और बड़ी गणना, ये सारी बात हो गई। लेकिन बात हिमाचल की भी पार्टी के अंदर चलेगी कि हिमाचल में क्यों हारे। जो स्वाद मुंह का गुजरात ने जायका बनाया था, वो स्वाद बिगड़ गया हिमाचल और दिल्ली से। उसके लिए जिम्मेदार कौन? हिमाचल में जेपी नड्डा एक दिन पहले ही पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि 1% वोटों की वजह से ऐसा हुआ, और ये बात नरेंद्र मोदी ने खुद ने भी कवर की। उसके बाद उनकी क्षमताओं पर भी सवाल उठेंगे कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता पाए, और पूरी जिम्मेदारी टिकटों की वितरण से लेकर सब कुछ उनके ऊपर छोड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे इस पूरे क्षेत्र को समझते हैं। तो अब हार से जो निकलेगा विष, वो नड्डा के खाते में भी आएगा। अमित शाह उस सब का लिए विश्लेषण कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। केवल हंसते हुए चेहरे देखकर आप अंदाजा ना लगाएं कि सब कुछ ठीक है। तो अनुराग ठाकुर वो कैसे बच सकते हैं? उनके संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से पार्टी ने पराजय का सामना किया, उसके बाद अनुराग ठाकुर को भी ये हार का विष पीना पड़ेगा जो इस मंथन से निकल रहा है। और थोड़े बहुत विष के छींटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस पूरे चुनाव में एक एक सीट पर जायजा ले रहे थे। ये बात इससे भी निकल कर आई थी कि उन्होंने प्रत्याशियों को बिठाने तक के लिए फोन किए। तो फिर ये तो नहीं कह सकते कि इस पूरे हिमाचल के चुनाव में कहीं ब्रांड मोदी नहीं थे। उन्होंने इसमें पूरी दिलचस्पी ली। अब वहां हार के बाद केवल गुजरात की बात हो रही है, लेकिन जब पार्टी के अंदर बात होगी, जब मोदी और अमित शाह और उनके जो रणनीतिकार हैं वो बैठेंगे, तो इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सारा क्यों हुआ। चिंता ये नहीं है कि हिमाचल हार गए, दिल्ली एमसीडी हाथ से निकल गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बात यह है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि राजनीति में विराम नहीं होता, वहां एक के बाद एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब जैसे ही गुजरात और हिमाचल के चुनाव निपटे, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों की चर्चा शुरू होगी, और उससे भी आगे 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ गई, जहां इस बात की तैयारी है कि आखिरकार अगर केवल गुजरात से तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, उसके लिए तो पूरे भारत से लड़ना पड़ेगा। और चुनाव में अगर पूरे भारत में चुनाव लड़ना है, तो फिर वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति से जो कुछ परिणाम निकल करके आ रहे हैं, उन परिणामों के आधार पर तय किया जाएगा कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो फिलहाल अगर उसका मानचित्र देखते हैं, तो सरकार के लिए संतोषजनक तो नहीं है, केंद्र सरकार के लिए, कि वो जो कुछ परिणाम आए हैं, भले हिमाचल से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, या फिर दिल्ली में एमसीडी से आए, या राजस्थान के उपचुनाव से आए, तो ये परिणाम क्या दिखाते हैं? ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को सतर्क करने की दिशा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और पार्टी इस पे गहराई से मंथन करेगी, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को ये जहर पीना पड़ेगा।